आज हम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में डीजेनरेसी की प्रॉब्लम को कैसे दूर करते हैं वो सीखेंगे। ये है हमारी प्रॉब्लम ए बी सी, यहाँ पर फैक्ट्रीज हैं, डी ई एफ जी यहाँ पर है हमारे वेयर हाउस। ये इनकी सप्लाई दी है और ये डिमांड दी हुई है। तो डिमांड और सप्लाई में क्या है कि सप्लाई है हमारी 500 और डिमांड है 440। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस है 60 का। तो जो जब ये डिफरेंस होता है तो हमें क्या करना होता है, जो भी चीज़ कम हो उसकी अकॉर्डिंग हम, जैसे डिमांड कम होती है तो हम बनाते हैं डमी कॉलम, और अगर सप्लाई कम होती है तो हम बनाते हैं डिमांड डमी रो। तो इसमें हम बनाएंगे डमी कॉलम जिसको हम नाम दे देते हैं एच का। ये बना लिया हमने। तो डमी कॉलम में हम क्या करते हैं, कॉस्ट मानते हैं 0 सभी की, और जितनी भी कमी हो वो यहाँ लिख देते हैं। जैसे 500 और 440 का डिफरेंस है 60, वो हमने यहाँ लिख दिया। अब डीजेनरेसी की प्रॉब्लम कब आ सकती है, जब हम सॉल्व करते हैं उसके बाद आती है। डीजेनरेसी की प्रॉब्लम होती क्या है, जब हमारी जो है नंबर ऑफ अलोकेशन जो आएंगे, नंबर ऑफ अलोकेशन है जो हमारे, वो हमारे कम होते हैं किससे, सी प्लस आर माइनस वन से। सी क्या, नंबर ऑफ कॉलम, आर है नंबर ऑफ रो -1। इससे अगर हमारी अलोकेशंस कम बैठती हैं तो हम इसको डीजेनरेसी की प्रॉब्लम कहते हैं, और इसे रिमूव करके ही हम ऑप्टिमल सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, पहले अपने क्वेश्चन को नॉर्मली हम सॉल्व करेंगे वैम मेथड से। हम इसको सॉल्व करने वाले हैं बाय वैम मेथड। जब हम इसे वैम मेथड से सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले हम पेनल्टी मानते हैं। यहाँ पर हम P1 का नाम दे रहे हैं और यहाँ पर हम पेनल्टीज को नाम दे रहे हैं C1 का। इस तरह नाम देकर अब हम निकालते हैं अपनी पेनल्टीज। तो ए की जब पेनल्टी निकालेंगे तो यहाँ पर सबसे कम क्या है, सबसे कम है 0 और उससे ज़्यादा है 37। पेनल्टीज अब हम निकालेंगे, सबसे कम है यहाँ पर 0, उससे ज़्यादा है 37। तो हमारी पेनल्टी हो जाएगी P1 में 37। उसके बाद इसमें हो जाएगी 0 और 40 का डिफरेंस 40। उसके बाद 0 और 38 का डिफरेंस 38। ये हो गई हमारी रोज़ की पेनल्टी। अब कॉलम की पेनल्टी निकालेंगे। इसमें सबसे कम है 39, उससे ज़्यादा है 40, तो डिफरेंस आया 1। उसके बाद इसमें सबसे कम है 38 और 38 से ज़्यादा है 48, तो डिफरेंस आया 10। इसके बाद इसमें सबसे कम है 38, उससे ज़्यादा है 40, डिफरेंस आया 2। 37 और 43, डिफरेंस आया यहाँ पर हमारा 6। यहाँ पर है 0, तो डिफरेंस भी आएगा 0। अब आप देखेंगे ये सारी पेनल्टीज़ हैं और ये सारी पेनल्टी हैं। सबसे ज़्यादा पेनल्टी इस वाले रो में है, तो इसमें आगे जाएंगे 40 वाली रो में, 40 वाले इसमें जाएंगे हम रो में, और हम यहाँ देखेंगे कि 0 पर सबसे कम कॉस्ट है। तो सबसे पहला एलोकेशन हमारा यहाँ आएगा 150 इसकी सप्लाई है और 60 है इसकी डिमांड। तो आप जो कम हो वो अलोकेट करते हैं। तो यहाँ पर हमने अलोकेट कर दिया 60 अलॉट करने के साथ ही यहाँ पर हमारा हो गया 0 और यहाँ पर हमारा बचेगा अब 90। और 60 होने के कारण अब ये हमारा जो डमी कॉलम है वो हो गया खत्म, क्योंकि यहाँ डिमांड सेटिस्फाई हो चुकी है। अब हम निकालेंगे पेनल्टी 2 और यहाँ भी निकालेंगे C2 पेनल्टी 2 कॉलम्स की। यहाँ पर पेनल्टी में आप देखोगे अब 37 और 38 का डिफरेंस लेंगे 1, यहाँ पर 40 और 49 का डिफरेंस 9, इसमें 38 और 39 का डिफरेंस 1। अब यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर 39 और 40 का डिफरेंस 1, 38 48 का डिफरेंस 1 0, 38 और 40 का डिफरेंस 2, यहाँ भी वही रहेगा 6, और यहाँ पर इस बार हो गया है खत्म। तो आप देखोगे यहाँ पर पेनल्टी ज़्यादा है 9 और यहाँ पर है 10। तो हम सबसे ज़्यादा में जाना है तो हम 10 वाले कॉलम में जाएंगे और इनमें जो सबसे कम है उस पर अलोकेशन करेंगे। इनमें सबसे कम है 38, तो यहाँ हमारा अलोकेशन होने वाला है। यहाँ की सप्लाई है 190 और यहाँ की डिमांड है 90, तो अलोकेशन हो जाएगा 90 कर देने पर यहाँ पर अब बचेगा 100 और यहाँ पर हो जाएगा 0 होने के साथ साथ हमारा ई कॉलम भी कट हो जाएगा। अब हम निकालेंगे P3 और यहाँ पर निकालेंगे C3। P3 जब हम निकालेंगे तो क्या करेंगे, 37 और 38 का डिफरेंस लेंगे। यहाँ पर 40 और 51 का डिफरेंस लिया जाएगा, वो होगा 11। इसके बाद इसमें डिफरेंस लिया जाएगा 39 और 40 का, हो गया 1। इसमें आप डिफरेंस लोगे 39 और 40 का, वही 1। इसमें कोई डिफरेंस नहीं लेना इस बार। उससे आगे 38 और 40 का डिफरेंस 2 और इसमें भी 6। तो यहाँ पर हमारा सबसे ज़्यादा जो पेनल्टी है वो है इसमें 11 में, तो हम इसमें ही जाएंगे। और इसमें सबसे कम है हमारा 40 पर। यहाँ पर हमें अलोकेशन करना है, तो यहाँ डिमांड है 80 और यहाँ पर सप्लाई है 90, तो हम यहाँ पर अलोकेट कर देंगे 80 अलोकेट करने पर यहाँ हो जाता है 0 और उसके साथ ही यहाँ पर बचता है आपका 10। ये 0 होने के साथ साथ ही हमारा डी कॉलम भी ख़त्म हो जाता है। अब हम निकालेंगे एक बार फिर से पेनल्टी, क्योंकि हमारे पास बचे हैं 2 कॉलम। तो यहाँ हम निकालेंगे C4, जो कि इसमें कुछ नहीं आएगा, इसमें कुछ नहीं आएगा, इसमें 2 ही आएगा इस बार भी, और यहाँ पर 6। अब यहाँ पर निकाल लेते हैं P4, तो यहाँ पर आएगा 38 37 का 1, यहाँ पर भी 1 और यहाँ हो जाएगा 3। यहाँ 2 6, यहाँ 1 1 3, तो 6 सबसे ज़्यादा है। अब हम इसमें जाएंगे अलोकेशन करने।
और यहाँ पर 37 में एलोकेशन हमें करना है क्योंकि यहाँ पर कॉस्ट कम है। यहाँ पर हमारी सप्लाई है 160 और डिमांड भी है 160, तो 160 का ये एलोकेशन हो जाएगा। और 160 अलॉट करने के साथ ही यहाँ पर ये हो जाएगा 0 और ये भी 0 और हमारा ये रो कॉलम कट जाएगा और ये रो भी हमारी कट हो जाएगी। अब हमारे पास सिर्फ ये दो बचे हैं एलोकेशन करने के लिए, 52 और 40। तो सबसे कम पर पहले एलोकेशन करते हैं 40 पर। 40 के आगे सप्लाई है 100 और डिमांड है 110, तो 100 का एलोकेशन होकर ये हो जाएगा 0। यहाँ बचेगा 10, अब यहाँ पर 10 बचा है और यहाँ पर 10, 52 के यहाँ 10 का एलोकेशन हो जाएगा। इस तरह हमने फाइनली बाय वेम मेथड सारे एलोकेशंस कर लिए हैं। अब हम इसमें देखेंगे डीजेनरेसी की प्रॉब्लम कैसे आती है और फिर उसे दूर कैसे करते हैं। हम समझते हैं कि डीजेनरेसी की प्रॉब्लम है क्या। यहाँ पर एलोकेशन कितने होने चाहिए, यहाँ का निकालते हैं हम। C+R-1 क्या है, तो यहाँ पर कॉलम है हमारे 1 2 3 4 5, रो है हमारी 3, -1 अगर हम करें तो आता है 7। तो यहाँ पर हमारी नंबर ऑफ एलोकेशन 7 होनी चाहिए। 1, यहाँ पर हमारी नंबर ऑफ एलोकेशन हुई 7 और यहाँ पर हम काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 हमारी एलोकेशन है। यानी हमारी जो नंबर ऑफ एलोकेशन है वो कम है, इससे, इस फिगर से वो कम है C+R-1 से। तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पर है हमारा जो सोल्यूशन है वो डीजेनरेट है। और इसे दूर कैसे करना है, मतलब हमारी एलोकेशन इतनी ज़रूर होनी चाहिए। इसे दूर करने के लिए, इसको दूर क्यों करना है, एक तो क्योंकि हमें निकालना है ऑप्टिमम सोल्यूशन। ऑप्टिमम सोल्यूशन के लिए हमें चाहिए ऑप्टिमलिटी टेस्ट, और ऑप्टिमलिटी टेस्ट हम तभी कर सकते हैं जब हमारी नंबर ऑफ एलोकेशन बराबर हो C+R-1। तो इस केस में जब इस तरह से डीजेनरेट है हमारा सोल्यूशन, मतलब एलोकेशंस कम है, तो हमें क्या करना है, एक नंबर है या एक साइन है ये, जिसे हम बोलते हैं एपिल्सन। एपिल्सन ये है, इसे किसी में हम जोड़ें या इसे किसी में से घटाएं, इस पर फर्क नहीं पड़ता। मतलब आप ये मान लो कि हम एक नाम मात्र की एलोकेशन दे रहे हैं ताकि हम अपना टेस्ट कर पाएँ। अब ये एपिल्सन हमें कहाँ एलोकेट करना होता है, ये जो हमारी रियल एलोकेशन है, हमें एपिल्सन भी इसी टेबल में एलोकेट करना है। और एलोकेट कहाँ पर करना है, जहाँ पर कि कॉस्ट सबसे कम हो और क्लोज लूप ना बन पाए। अभी देखते हैं इसे हम। आप इसमें देखोगे 42, 48, 38, 37 ये सारी हमारी रियल कॉस्ट है। तो हमें क्या करना है, इन्हीं में से, ये तो वो हो गए जिन्हें हमने एलोकेशन देनी है, दे चुके हैं, और जिनमें एलोकेशन हमने नहीं दी है वहाँ पर हमें कहीं एपिल्सन लिखना है, एपिल्सन एलोकेशन एलोकेट करना है और वो कॉस्ट सबसे कम होनी चाहिए। अब आप इस टेबल में देखो सबसे कम कॉस्ट कहाँ है, तो इसमें सबसे कम कॉस्ट है आपकी 39, 8, 40, 43, यहाँ पर है 38 सबसे कम कॉस्ट है, और 38 ही है सबसे कम कॉस्ट है 38, तो यहाँ पर 38 है एफ में। तो हमें यहाँ पर एपिल्सन देना चाहिए, लेकिन एपिल्सन ऐसी जगह भी दिया जाना चाहिए कि वहाँ से क्लोज लूप ना बने। अब आप देखो, अगर आप यहाँ पर एपिल्सन एलोकेट कर दो तो क्या इनके साथ क्लोज लूप बना पाएगा ये, जैसे हम यहाँ से चले तो ये आगे नहीं बढ़ सकता, इधर तो नहीं बनेगा क्लोज लूप। फिर हम यहाँ से अगर इधर चलें, यहाँ मुड़ें तो फिर यहाँ जाकर नहीं मुड़ सकते, मतलब क्लोज लूप नहीं बनेगा। तो क्या है कि हमें एपिल्सन ऐसी जगह देना है, एपिल्सन ऐसी जगह एलोकेट करना है कि क्लोज लूप ना बन पाए। जैसे हम यहाँ पर एलोकेशन नहीं कर सकते एपिल्सन का, क्यों, क्योंकि अगर हमने यहाँ कर दिया तो एपिल्सन इस तरह जाएगा, इस तरह, और यहाँ पर तो खैर नहीं बनेगा क्लोज लूप। मतलब हमें अपने एपिल्सन का एलोकेशन ऐसी जगह करना है कि एक तो वो कॉस्ट सबसे कम होनी चाहिए, और सबसे कम कॉस्ट होने के साथ साथ वो क्लोज लूप भी नहीं बनाए। जैसे हम यहाँ पर नहीं कर सकते, अगर हमने यहाँ किया तो एपिल्सन यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा और इस तरह बंद होकर क्लोज लूप बना देगा, तो हम यहाँ नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, सबसे पहले हम देखेंगे सबसे कम कॉस्ट का है, तो वो है यहाँ 38 पर। सबसे कम कॉस्ट देख लेने के बाद फिर हमें क्या करना है, फिर हमें देखना है कि क्या इससे कोई क्लोज लूप बन रहा है। तो आप देखो, अगर आप इधर चलो और यहाँ आओगे तो इधर मुड़ नहीं सकते, क्योंकि मुड़ने के लिए हमें टर्निंग पॉइंट पर क्या चाहिए, ऑक्यूपाइड सेल चाहिए, वो यहाँ नहीं है, तो क्लोज लूप इधर नहीं बनेगा। अब सोचो, आप इधर अगर गए, यहाँ मुड़े, यहाँ से वापस यहाँ नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ भी ऑक्यूपाइड सेल नहीं है। तो हमारा एपिल्सन जब भी हम एलोकेट करेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे सबसे कम कॉस्ट होनी चाहिए, और उसके बाद हम देखेंगे कि ये कहीं भी क्लोज लूप ना बना रहा हो। ठीक है, इस तरह ये हमने एपिल्सन एलोकेट कर दिया 38 पर। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें नॉर्मली ऑप्टिमलिटी टेस्ट करना है, जैसे हम बाकी क्वेश्चंस में करते थे। पहले UI और VJ की वैल्यू निकालनी है, तो जिसमें सबसे ज़्यादा एलोकेशन हो उसे हम 0 मान लेते हैं। आप देखोगे इस वाले कॉलम में सबसे ज़्यादा एलोकेशन है, तो मैंने V3 को मान लिया 0। V3 को अगर मान ले 0, और दूसरी चीज़ ये है कि जो हमारी ये कॉस्ट है ये इन दोनों का जोड़ है। 52 है वो U2 और V3 का जोड़ है, 38 है जो वो U1 और V3 का जोड़ है। तो इसका मतलब 38 अगर V3 और U1 का जोड़ है तो U1 कितना होगा, 38, क्योंकि 38 और 0 ने मिलाकर बनाया यहाँ 38। उसी तरह ये हो गया 52, 52 और 0 ने मिलकर यहाँ 52 बना दिया, 40, 40 और 0 ने मिलकर यहाँ 40 बना दिया। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आप देखोगे यहाँ 38 है, यहाँ है 37, तो ये 37 किसका जोड़ है, 38, और यहाँ कुछ होना चाहिए तो यहाँ हमने मान लिया -1। इसके बाद ये है 52, 52 में क्या जोड़ें कि 0 आए, तो यहाँ आना चाहिए हमारा -52। इसके बाद V2 पर जब आए, यहाँ है 38, यहाँ है 40, 40 में क्या जोड़ें कि 38 आए, तो -2 जोड़ो, यहाँ पर है 52, यहाँ है 40, 52 में क्या जोड़ें कि 40 आए, -12। इस तरह हम UI और VJ की वैल्यू हमने निकालनी। अब हमें निकालना है अनऑक्यूपाइड सेल्स हैं जो हमारे, उनका
अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो हम बाकी क्वेश्चंस में भी निकालते थे, अनऑक्यूपाइड सेल्स का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। उसका फॉर्मूला क्या होता है, आप क्या करें, यू आई प्लस वी जे को जोड़ लें और उसमें से सी आई जे घटा दें। आप पहले वो सेल लिख लो जो जो आपके अनऑक्यूपाइड हैं। आप इसमें देखोगे हमारे अनऑक्यूपाइड सेल कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर है आपके ए डी, ए ई और ए एच। ए डी, ए ई, ए एच, उसके बाद बी ई, बी जी, बी ई और बी जी, उससे आगे हैं फिर सी ए, सी जी, सी एच, सी ए, सी जी, सी एच, ये हो गए। अब हम निकालते हैं इनका यू आई और बी जे का टोटल लिख लेते हैं। ए डी में यू आई कितना है, ए डी में आप देखोगे यू आई है 38 और वी वन है 12, 38 माइनस 12। ए ई में देखोगे 38 और -2, 38 -2। ए एच में देखोगे 38 और -52, 38 -52। इसी तरह लिखते हुए जाएंगे। बी ई में देखोगे -2, 52। बी जी में देखोगे 52 और -1। सी ए में देखोगे -12 और 40। सी जी में देखोगे आप -1 और 40, और उसके बाद सी एच में है 40 -52। अब इनमें से सबका सी आई जे हम घटाते चले जाएंगे, जो जो इस चीज़ का सी आई जे है। तो सी आई जे आप फर्स्ट टेबल में से देख सकते हैं। ए डी का है 42, ए ई का है 48, उसके बाद है ए एच का 0, बी ई का है 49, बी जी का है 51, सी ए का है 39, 43 और 0। इसको सबका सॉल्व कर लेंगे। पर जब हमने अनऑक्यूपाइड सेल की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लेस करके निकाली तो वो सब जगह नेगेटिव आई है, सिर्फ एक जगह आई है वो पॉजिटिव, यहाँ पर पॉजिटिव आई है वो 1 पर। इसका मतलब जो बी ई सेल है इसमें हमें थीटा देना है। अब बी ई सेल है जो हमारे, तो बी ई यहाँ पर हमें देना है थीटा, हमने दे दिया थीटा। और जब आप इसकी कॉस्ट देखोगे तो इसकी कॉस्ट दी हुई है 49, ठीक है। अब इन सब की मैं एलोकेशन लिख देती हूँ जो इनकी रियल एलोकेशन है। इसकी है 80, इसकी है 90, यहाँ पर है 100, 52 की है 10, यहाँ पर है पिल्सन, उसके बाद यहाँ पर है 160 और यहाँ पर है 0 के लिए 60। ये हो गई इनकी रियल एलोकेशन। अब जब हमने यहाँ थीटा दिया तो हमें थीटा बनाने के साथ ही हमें बनाना होता है क्लोज लूप। तो क्लोज लूप यहाँ पर इजीली बन रहा है, इस तरह से बन रहा है क्लोज लूप। इस तरह हम जाएंगे, यहाँ पर आएंगे और फिर इस तरह क्लोज लूप यहीं इन्हीं चारों सेल्स में बन गया। अब आपको क्या करना है, इनमें यहाँ थीटा है, यहाँ होगा माइनस थीटा, यहाँ होगा प्लस थीटा और यहाँ भी होगा माइनस थीटा। जब आप थीटा की वैल्यू वो होगी जो माइनस वाले कॉलम में जहाँ माइनस हो रहा है थीटा सबसे छोटी है, तो यहाँ पर है 90 माइनस थीटा और यहाँ पर है 10 माइनस थीटा, तो वैल्यू ली जाएगी 10। थीटा की वैल्यू ली जाएगी 10। कौन सी ली जाती है, जहाँ पर थीटा माइनस हो रहा है और जहाँ पर वैल्यू कम है। थीटा इन दोनों में माइनस हो रहा है और वैल्यू कम यहाँ पर है 10, तो थीटा की वैल्यू हो गई हमारी थी 10। अगर थीटा 10 है तो यहाँ 10 माइनस 10 यहाँ हो जाएगा 0, यानी ये एलोकेशन खत्म। यहाँ पर 90 माइनस 10 यहाँ हो जाएगा 80 और यहाँ 100 प्लस 10 यहाँ हो जाएगा 110। इस तरह हमारी एलोकेशंस बदल गई। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब हमारे जो नए ऑक्यूपाइड सेल हैं वो मैंने लिख लिए हैं। अब हमें इस पर फिर से ऑप्टिमैलिटी टेस्ट लगाना है। पिछली बार हमारा एलोकेशन इसमें नहीं था 49 में, यहाँ पर था 52 में, जो कि थीटा 10 लाने से वो हो गया 0। अब एलोकेशन हो गया इसमें। अब हमें इस पर लगाना है ऑप्टिमैलिटी टेस्ट। ऑप्टिमैलिटी टेस्ट लगाने के लिए हमें क्या करना है, यू आई और वी जे की हमें वैल्यू चाहिए। अब जहाँ पर ज़्यादा एलोकेशन है उसे 0 मान लो। 40, 49, 0, एक लाइन में 3 एलोकेशन है, तो मैंने मान लिया U2 को 0। अगर U2 0 है तो V1 हो जाएगा सीधा सीधा 40, V2 हो जाएगा 49 और ये हो जाएगा 0। 4 की वैल्यू हमारी निकल आई। अब आप देखोगे अगर ये 49 है और यहाँ आ रहा है 38, यानी और ये 38 क्या है, इसका और इसका जोड़ है, तो 49 में क्या जोड़े कि 38 आए, तो यहाँ आएगा -11। 40 यहाँ पर है 40, यहाँ है -11, तो यहाँ पर क्या -11 में क्या जोड़ें कि 40 आए, तो यहाँ पर हमारा होना चाहिए 51, क्योंकि 51 में से अगर हम -11 करेंगे तो 40 आ जाएगा। अब यहाँ से हम U1 की वैल्यू निकाल सकते हैं किस तरह, ये है 51 और 51 में क्या जोड़े कि 38 आए, तो 51 में अगर हम -13 जोड़ दें तो हमारा आ जाएगा 38। अब यहाँ पर है -13 और यहाँ 37, तो 37 के लिए -13 में क्या जोड़े कि यहाँ 37 आ जाए, तो -13 में हमें क्या जोड़ना है, अगर हम 50 जोड़ दें, मतलब 50 - 13 अगर करेंगे तो हमारा आएगा 37। तो इस तरह से हमारी सारे U2 और V1 की सारी भी जो UI हैं और VJ की वैल्यू हमारी सामने आ गई। ठीक है, अब हमें इस पर लगाना है ऑप्टिमैलिटी टेस्ट। ऑप्टिमैलिटी टेस्ट कैसे लगाते हैं, वही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम निकालेंगे अपने अनऑक्यूपाइड सेल्स की।
वो कैसे निकलती है, वो उसके लिए हमें क्या करना है, UI प्लस VJ माइनस CIJ। तो सारे अनऑक्यूपाइड सेल हम लिख लेंगे फिर से, AD AE AH BF BG CA CD CG और CH, ये हो गए हमारे अनऑक्यूपाइड सेल। अब हम लिखेंगे इनका UI और VJ। सबसे पहले का होगा -13 + 40, फिर AE का होगा -13 और 49, AH का -13 और 0, BF का क्या होगा 0 और 51, BG का क्या होगा 0 और 50, CD का क्या होगा -11 और 40, उसके बाद इसका होगा 50 और -11, CH का क्या होगा 0 और -11। ये हमने लिख लिया। अब इसमें से हम CIJ लेस कर देंगे, CIJ लेस करेंगे इनकी जो एक्चुअल कॉस्ट है इसको। एक्चुअल कॉस्ट कौन कौन सी हैं, एक्चुअल कॉस्ट है सबसे पहले की 42, उसके बाद 48, उसके बाद है 0, BF की है 52, BG की है 51, 39, 43 और 0। ये कॉस्ट है। अब हमें इन्हें सॉल्व कर लेना है, कहाँ पर कितना आंसर आएगा। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर ये आएंगे। तरह जब हम इसे सॉल्व करने के बाद देखेंगे कि सारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमारी नेगेटिव आई हैं, ये नेगेटिव आई हैं मतलब अब हमने जो सोल्यूशन निकाला है इसका वो ऑप्टिमम सोल्यूशन है, क्योंकि एक भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमारी पॉजिटिव नहीं आई है। अब यहीं पर हमें निकाल लेनी है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, जो अब एलोकेशन आई है उससे हमें टोटल कॉस्ट निकालनी है। जैसे सबसे पहले एलोकेशन है 38 में, उसके बाद 37 में, 40, 49, 0, 38 और 40, इसमें हमारी एलोकेशन है। अब लिखते जाएंगे जितना जितना हमने एलोकेट किया है वो। तो सबसे पहले तो एपिल्सन है पहले में, जिसका कोई मीनिंग नहीं है तो ये खाली रहेगा। 37 में हमने एलोकेट किया है 160, 40 में हमने एलोकेट किया हुआ है 80, 49 को हमने दिया है 10, 0 को हमने दिया है 60, यहाँ पर भी 0 हो जाएगा। 38 को हमने दिया है 80 और 40 को हमने दिया है 110। इन सब की मल्टीप्लाई करके हम निकालेंगे टोटल कॉस्ट। जब मल्टीप्लाई करने के बाद आप इन सभी का टोटल करेंगे, यहाँ पर आएगा 5920, 3200, 490, यहाँ पर 0, 3040, 4400, ये आएगा। तो टोटल करेंगे तो हमारा टोटल आएगा 17,050, ये आएगी हमारी टोटल कॉस्ट। तो इस तरह आप एक डीजेनरेसी को दूर कर सकते हैं। जब भी डीजेनरेसी आ जाएगी आप